Hello and welcome to the Divine Divas Talk Show. I'm Anshika Singh. And I'm Shreya Shah. So today we are welcoming our guest, Shobit Mathur sir. नमस्कार। वेलकम टू द शो सर। वैसे तो हमें आपके बारे में बहुत पता है, हम जानते हैं, बट हम चाहते हैं जो हमारी ऑडियंस है उनको आप थोड़ा अपने बारे में बता दें। Hi, this is Shobit and basically I'm a travel content creator with full time job। और 2021 से 2023 तक मैंने बहुत ट्रैवल किया, जैसे मथुरा वृंदावन की होली कवर की, नीम करोली बाबा के आश्रम गया जिसके बारे में सब लोग ऑलरेडी जानते हैं, और लेह लद्दाख का ट्रिप मैंने किया जो मेरा लास्ट रोड ट्रिप था। तो यहाँ मैं आपको अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस शेयर करने आया। हाँ तो सर आपने जैसे बोला कि आप एक ट्रैवलर हैं, तो आप अभी कुछ टाइम पहले ही कैंची धाम गए थे, यानी कि नीम करोली बाबा। तो आपके वहाँ पे कैसे एक्सपीरियंसेस रहे? मेरे कुछ बहुत मज़ेदार स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस थे जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। पहली बार जब मैं गया था तो 2021 में मैं गया था, और उस टाइम मुझे टू वेरी ऑनेस्ट शायद आपको बिलीव भी ना हो, मुझे नहीं मालूम था कि ये नीम करोली बाबा कौन है और ये कैंची धाम आश्रम उनका है। बस उनका जो ब्लू कंबल वाला पिक्चर था उसको मैंने स्टेटस पे कई बार देखा था लोगों के, और मुझे ऑफर किया था कि मेरे भैया ने, उनके लाइफ में कुछ चीज़ें गड़बड़ चल रही थी और उन्होंने बोला था कि अगर ये चीज़ ठीक हो जाती है तो हम कैंची धाम चलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मैं ट्रैवलर था, मुझे कंटेंट बनाने का चांस मिल रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि कितनी स्पिरिचुअल जगह है। वो मुझे लेके गए और उस टाइम मैं जॉब में स्ट्रगल कर रहा था, मतलब 1 महीने से मैं एक जॉब के 4-5 राउंड इंटरव्यू दे चुका था और ड्रीम जॉब थी जहाँ मैं अभी करंटली जॉब कर रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ पे गया तो उसके 10-15 दिन पहले वहाँ से मेरे पास कॉल लेटर आ चुका था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत सुना है, और अब मैं मतलब बहुत कॉन्फिडेंट होकर बोल सकता हूँ कि आप वहाँ खुद से नहीं जा सकते, बाबा आपको बुलाते हैं, आप तभी जाते हैं। और जब आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आने वाला होता है, तो मेरी लाइफ में जॉब वाला चेंज आने वाला था। उसके 15 दिन पहले मेरे पास कॉल लेटर आया था कि यू आर सेलेक्टेड, और रैंडम भैया ने मुझसे चलने के लिए बोला। तो जब मैं वहाँ से होके आया और उसके बाद से मेरे फ़ोन पे रील्स आने लगी कैंची धाम की, या फिर मेरे जो कलीग्स हैं वो बात करने लगे कि तुमने कभी नीम करोली बाबा के बारे में सुना है। तो फिर मैंने बोला यार मैं तो बहुत सही जगह पे चला आया, इसका मतलब अनजाने में, मुझे तो मालूम भी नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, जॉब मतलब टचवुड बहुत बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद ये हुआ कि 1 साल बाद मेरे पापा जहाँ जॉब करते हैं तो वहाँ पे उनको ऑल ऑफ सडन हटा दिया गया, और मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना था अपने घर को। तो मुझे जॉब ऐसी चाहिए थी कि जिससे मतलब मेरी फुलफिलमेंट हो पाए, शायद रिक्वायरमेंट जो भी है। तो वो जॉब मुझे तभी मिली थी जब मैं वहाँ होके आया उसके 15 दिन पहले। मुझे बुक्स का बहुत शौक है, और मुझे किस्सा याद आ रहा है कि जब मैं पहली बार कैंची धाम गया था तो वहाँ से मैं एक बुक लेके आया था जिसका नाम था मिरेकल ऑफ लव है, और उनके ऑथर है रामदास, जो सबसे बहुत बड़े भक्त हैं नीम करोली बाबा के। तो उस बुक में इतने सारे एक्सपीरियंसेस लिखे हुए थे स्पिरिचुअल, उन्होंने अपने भी लिखे थे, और वहाँ के बहुत सारे जो कैंची धाम में लीलाएं उन्होंने की थी उसके एक्सपीरियंसेस लिखे थे। तो उसमें एक एक्सपीरियंस था बहुत बड़ा जो उन्होंने अपना लिखा था कि वो अपनी लाइफ में बहुत बड़े नशेड़ी थे जिन्होंने बुक लिखी रामदास, और वो अपने साथ वो पता नहीं क्या कोकीन स्मैक जैसा कुछ था, वो हमेशा साथ में रख के चलते थे। तो बता रहे थे वो कैंची धाम बाबा के पास आए थे तो वो काफ़ी सारा लेके आए थे, 250 ग्राम या 300 ग्राम के आसपास। और बाबा जी तो जैसा हम सब जानते हैं कि वो हनुमान जी के अवतार हैं, तो उनको तो मालूम था कि ये इसके साथ क्या क्या है और क्या कंज्यूम करता है। तो उन्होंने क्या किया था कि उससे पूछा कि तेरे पास क्या है और कितनी क्वांटिटी में ला, मुझे ला। तो उसने बोला कि ये बहुत ज़्यादा है और इसको थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करते हैं, अगर एक बार में ज़्यादा कर लेंगे तो शायद आपकी जान भी जा सकती है। तो बाबा ने बोला कि मुझे कुछ नहीं होगा, और जितना सारा वो था वो सारा एक बार में उन्होंने खा लिया, और उसके बाद भी एकदम फिट बैठे रहे। तो उन्होंने उसके बाद ये बताया कि देख, तुझे अगर लगता है कि इस चीज़ से तेरी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट आ रहा है या तेरी इमेजिनेशन बढ़ रही है या तू कुछ दूसरे जोन में चला जा रहा है, तो सिर्फ तेरा एक माइंडसेट है। देख मैंने इतना सारा खा लिया, मुझे कुछ नहीं हुआ, इन सबसे परे और भी कुछ चीज़ें हैं, तो तुम उन पे ध्यान दो। और उस दिन के बाद से ये सब चीज़ें उसने ख़त्म कर दी, रामदास ने, उनकी बुक में लिखा है। सर आप थोड़ा कुछ और एक्सपीरियंसेस बताइए नीम करोली के अकॉर्डिंग, जो आपको वहाँ पे फील हुआ या आपने एक्सपीरियंस किया या फिर आपने लोगों से सुना उन एक्सपीरियंसेस बारे में, तो आप हमें वो भी बताइए थोड़ा। तो हम सब लोग जानते हैं कि मतलब वहाँ की एनर्जी बहुत अलग है, हाँ। और आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आता है। अगर आप पॉजिटिव इंटेंशन से वहाँ पे जाएंगे तो आपकी लाइफ में ज़रूर इम्पैक्ट आएगा कि आपका नज़रिया कैसा है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, और मुझे उसके बाद ज़्यादा बिलीव हो गया बाबा नीम करोली पे। जिस जॉब में मैं अभी हूँ, तो मैं जब वहाँ से आ गया था तो उसके 2 महीने बाद मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग स्टेट में काम करते हैं लोग, तो मैं यूपी टीम में काम कर रहा था।
और मेरा वर्क फ्रॉम होम था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, किसी रैंडम बंदे की वजह से मुझे उन्होंने बिहार टीम में शिफ्ट कर दिया 1.5 महीने बाद, और मुझे पटना में रह के रहना पड़ता। मतलब मेरा जो था, और 2 साल का एक वो प्रोजेक्ट था जो अभी 2024 में लोकसभा इलेक्शन हुआ है, इसके लिए भेजना था एटलीस्ट 2 साल के लिए। और बिहार में इलेक्शन 27 में है, तो मतलब 27 तक भी रुकना पड़ सकता था। ऐसा कोई चांस नहीं था कि मुझे वापस आने को मिलेगा। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, तो मैंने बताया कि मैं इस जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा था 1 महीने से, और जब मुझे जॉब मिली तो फिर मैं छोड़ नहीं सकता था। उसके 1.5 महीने बाद इन्होंने मुझे क्या किया, जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ, इनके अलग अलग स्टेट में टीम बैठती है। मैं उस टाइम यूपी टीम के लिए काम कर रहा था, बेसिकली लखनऊ, और मेरा वर्क फ्रॉम होम था जो बहुत बेस्ट था मेरे लिए। लेकिन 1.5 महीने बाद किसी बंदे की वजह से उन्होंने मुझे बिहार टीम में शिफ्ट कर दिया, और उसका ऑफिस था पटना में, जो मुझे मूव करना था। और मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस टाइम, क्योंकि मैं घर से दूर नहीं रहा ऐसा कभी, और एक अलग स्टेट में जाके रहना और 4 साल के लिए रहना, क्योंकि अभी जो लोकसभा इलेक्शन 2024 में कंप्लीट हुआ है, इसके लिए बेसिकली बुलाया गया था हम लोग को वहाँ पे। कोई बात नहीं, जाना था मुझे, क्योंकि इस जॉब का मैंने वेट भी किया था। मेरा भाई मेरे साथ गया था 8 दिन के लिए, क्योंकि मेरा जॉब का स्केड्यूल थोड़ा ऐसा था कि मैं 10 दिन के बाद मुझे अपना देखना था वहाँ पे। तो 5-6 दिन हो गए मेरे भाई को मेरे साथ, और रहने का अभी तक कोई इंतजाम नहीं हो पाया था। मैं हर दिन बहुत परेशान रहता था, क्योंकि मेरा भाई जाने वाला था। और अभी तक मेरे साथ ये था कि जब मैं ऑफिस से आता था, मेरा भाई मेरे साथ रहता था, तो थोड़ा मैं इमोशनली सपोर्ट मुझे मिल रहा था। लेकिन फिर 6ठे दिन की बात है ये, अगले दिन मेरा भाई जाने वाला था, उसकी जॉब थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो फिर मेरे मन में, मैं रात में अकेले लेटा हुआ था, और द मिरेकल ऑफ लव, जिस बुक के बारे में मैंने आपको बताया, तो मतलब नीम करोली बाबा से मेरा अटैचमेंट ऐसा हो गया था कि जब भी मैं कहीं भी जाता था, या अभी भी मोस्टली, उस बुक को मैं अपने साथ रखता हूँ। तो वो बुक मैं पटना लेके गया, और मैं लेटा हुआ था अपने होटल में, और मेरा भाई नेक्स्ट जाने वाला था। मैं लेटे लेटे मेरे आँख में आंसू आ गए घर को याद करके, और मैं उस बुक को देख के रोने लगा। और मैं बस यही बोल रहा था कि बाबा जी प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो, मुझसे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, मुझे वापस भेज दो। और मैं सो गया, मतलब उनसे बात करके, जो भी था, पता नहीं किस जोन में था। तो अगले दिन जब मैं ऑफिस जाने के लिए अपनी कैब का वेट कर रहा था, तो जिस होटल में हमारा स्टे था वो ऑफिस के साइड से था। तो हमारे मैनेजर, हमारे टीममेट्स जितने भी थे, हम सब सेम होटल में थे। तो हम लोग सब नीचे कैब का साथ में वेट करते थे। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था नीचे होटल के, कैब का वेट कर रहा था। मेरा मैनेजर मेरे पास आता है, और वो मुझसे बोलता है कि तुम वापस लखनऊ जाना चाहते हो क्या? मुझे बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मुझे 3-4 साल के लिए वहाँ पे भेजा गया था, बोल के ये चीज़ कि आपको वहाँ पे 3-4 साल तो रहना है। तो मैंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, मुझे लगा शायद वो मजाक कर रहा है मेरे साथ। लेकिन क्या हुआ, फिर उसने मुझसे फिर दोबारा पूछा वही सेम चीज़, शोभित तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, तुम वापस जाना चाहते हो? मैं एक्साइटेड हो गया, मैंने बोला कि अगर प्लीज़ पॉसिबल है तो मुझे भेज दीजिए, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, और मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उस बंदे ने मुझसे बोला ठीक है तुम पैकिंग शुरू कर दो अपनी, शाम तक तुम्हारे पास मेल पे टिकट्स पहुँच जाएंगे, और कल तुम निकल जाना। तो ठीक है कोई बात नहीं, ऑफिस में था, मैंने अपने भाई को बोल दिया कि वो जबकि नेक्स्ट डे जाने वाला था वापस लखनऊ, तो मैंने अपने भाई को बोला मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मेरा मैनेजर मुझसे बोल रहा है कि तुमको वापस लखनऊ भेजा जा रहा है और तुम मत जाना। मेरा भाई खुश हो गया, क्योंकि हम लोग 6-7 दिन से स्ट्रगल कर रहे थे फ्लैट के लिए, और रहने से कुछ मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे लगता है बाबा चाह रहे थे कि उनको वापस भेजना है, तो इसलिए नहीं मिल पा रहा था। तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरा कि 3-4 साल के लिए मुझे भेजा गया, लेकिन विदिन 6 डेज उन्होंने मुझे वापस लखनऊ भेज दिया। और तब से लेके आज तक 3 साल हो गए इस बात को, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, टच वुड। ना मुझे किसी ऑफिस में भेजा गया, ना मुझे किसी और स्टेट में भेजा गया। उनकी पावर, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, है एनर्जी, क्योंकि उसके बाद मेरे साथ बहुत से चेंजेस मेरी लाइफ में आए। मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी था, तो उस चीज़ों में भी मुझे बहुत ओवरकम होने में हेल्प मिली। टुडे जो मैं आज हूँ, तो उन्हीं की वजह से हूँ। सर जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि नीम करोली धाम से थोड़ी दूरी पर ही काकड़ी घाट नाम की भी एक जगह है। तो सर उसकी क्या स्टोरी, क्योंकि ना तो हमने कभी आज तक पढ़ा है कि काकड़ी धाम क्या है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारी बहुत सारी ऑडियंस को हम चाहते हैं कि आप काकड़ी घाट की स्टोरी हमें बताएं कि आखिर क्या चीज़ है, क्या ऑरा है उसका। काकड़ी घाट, एक्चुअली काकड़ी घाट वाकई में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बहुत कम लोग मुझे लगता जानते हैं, और बात भी नहीं की है बहुत से लोगों ने। मैंने द मिरेकल ऑफ लव में पढ़ा था काकड़ी घाट के बारे में, कि बाबा नीम करोली को जब एकांत चाहिए होता था मेडिटेशन करने के लिए, तो वो कैंची धाम से जाके 15 to 20 किलोमीटर अराउंड है, तो कैंची धाम से काकड़ी घाट जाके वो मेडिटेशन करते थे। और मैंने ऐसा ही पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद जिसके बारे में हम लोग सब जानते हैं, वो भी मेडिटेशन वहाँ पे करते थे आके। तो काकड़ी घाट का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है। अच्छा,
इस पॉडकास्ट में अब हम बात करेंगे इश्तियाक अली की, एक मुस्लिम बुजुर्ग कलाकार जो लकड़ी से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं। उनकी कला न केवल उनके लिए आय का स्रोत है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे एक पुरानी पीढ़ी का व्यक्ति आज भी मेहनत कर सकता है, जबकि नई पीढ़ी काम करने से कतराती है। तो सर, हमने आपकी एक इंस्टाग्राम पे रील देखी थी जिसमें आपने इश्तियाक अली जी के बारे में बताया था। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि आप उनसे कैसे मिले और उनकी क्या स्टोरी थी। श्योर। तो ये स्टोरी बहुत नॉर्मल थी। इश्तियाक अली मेरे घर के पास में बैठते हैं, जो उनका स्पॉट है तो एलडीएस स्टेडियम के पास। बेसिकली क्या हुआ था कि मैं वहाँ से डेली चौक निकल के जाता था, और मैंने 2-3 बार तो इनको देखा था वो लकड़ी पे कुछ करते हुए, लेकिन मैंने कभी इतना नोटिस नहीं करा। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जन्माष्टमी के आसपास की बात है, झूले रख रखे थे उन्होंने, और झूले के ऊपर एक बजरंगबली की मूर्ति थी जो रेड कलर से पेंटेड थी। तो मैंने अपने भाई से बोला कि यार ये मूर्ति बहुत अच्छी लग रही है, जब लौट के आएंगे तो चाचा से मूर्ति खरीदेंगे ये वाली। मुझे नहीं मालूम था ये मुस्लिम है कौन है, मैं सिर्फ मूर्ति परचेस करने के पर्पज़ से गया। जब मैं लौट के आया तो मैंने उनसे बोला कि ये मूर्ति मुझे चाहिए, ये मूर्ति काफ़ी अच्छी लग रही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मूर्ति बिक चुकी है और जो इसने खरीदा है वो शाम को लेने आएंगे। तो मैंने बोला कि आप मुझे दोबारा से मूर्ति बना के दे सकते हैं सेम। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये मतलब मेरे मन में जो आता है मैं वो बनाता हूँ, और अब दोबारा पता नहीं बन पाएगी नहीं बन पाएगी। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि मेरा नाम इश्तियाक अली है और मुझे धार्मिक काम का बहुत शौक है। तो ये चीज़ मुझे बहुत हिट करी, क्योंकि पहली बात 80-85 साल का एक बूढ़ा आदमी जो मेहनत कर रहा है, और आज की जनरेशन में देखो ना हम लोग के बराबर के जो लोग हैं वो। तो मैंने उनको बोला कि मूर्ति मुझे चाहिए, कि आप दोबारा मुझे ऐसी मूर्ति बना के दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि जो मेरे दिल में आता है मैं वो आर्ट करता हूँ, और मैं श्योर नहीं हूँ कि दोबारा मुझसे मूर्ति बन पाएगी या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। हालांकि बन नहीं पाई दोबारा वो अभी तक। तब उन्होंने मुझसे बताया कि मेरा नाम इश्तियाक अली है और मुझे धार्मिक काम का बहुत शौक है। तो मुझे बहुत सर, आपकी लाइफ में कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ है? हाँ, गर्लफ्रेंड थी मेरा ये रियल गोस्ट था। सर, गर्लफ्रेंड नहीं, मजाक के साइड कोई रियल एक्सपीरियंस हुआ तो हमें बताइए। हाँ, ये मैं बहुत छोटा था, 5th क्लास में आई थिंक था। तो मेरी नानी के घर की बात है ये। मैं और मेरी बहन छुट्टियों में जाते थे अक्सर नानी के यहाँ। तो एक बार की बात है, मेरी नानी घर के सामने घर था जिसपे एक बूढ़ी दादी रहती थी, नानी उनको बोलते थे। तो वो अंदर रहती थी, काफ़ी बीमार रहती थी। लेकिन ऐसा होता था कि हम लोग जब दोपहर में 2-3 बजे के आसपास अक्सर ऐसा हुआ कि 2 बच्चे मेरी नानी की विंडो पे आके हमसे बात करने की कोशिश करते थे। 1-2 दिन हम लोगों ने नोटिस किया, फिर मेरी बहन और मुझे इंटरेस्ट आ गया उनसे बात करने में। हम लोग धीरे धीरे बात करते रहे, फिर मेरी बहन का इंटरेस्ट खत्म हो गया, लेकिन मैं उससे बात करता था। एक लड़की थी और एक लड़का, काफ़ी छोटे थे, 8-9 साल के। तो कुछ दिन तक बात चलती रही, फिर मैं घर चला आया। 3 साल बाद नानी का जब वापस में फिर से गया तो मैंने नानी से पूछा, क्योंकि वो लोग मुझे नहीं दिखे, घर टूट चुका था सामने से और रिनोवेशन हो गया था। तो मैं नानी से पूछा, नानी यहाँ पे एक घर बना हुआ था और 2 बच्चे यहाँ पे रहते थे और वो लोग मुझसे बात क्या करते थे, मुझे दिख नहीं रहे। तो मैं नानी मेरी थोड़ी शॉक्ड हो गई। तो उन्होंने बोला कि बच्चे तुमसे बात करते थे, यहाँ तो ऐसा कुछ था नहीं। तो नानी ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने उनको अपना किस्सा बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो नानी जो मुझे बताती है वो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं नानी मुझसे बोल रही थी, आज से करीब 15 साल पहले इस घर में एक औरत ने अपने 2 बच्चों के साथ आग लगा के सुसाइड कर लिया था। मतलब आप घोस्ट से हाँ, अब उनसे बात करते करता था, वो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं मालूम थी। उनसे बात करके मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो लोग कोई अलग एनर्जी हैं। मतलब वो लोग प्यार ढूंढ रहे थे, फ्रेंडशिप। वो मुझसे बहुत कनेक्ट हो गए थे बात करते करते। क्या उन्होंने आपको हार्म किया था? नहीं, कभी नहीं। वो मुझसे बात करने आते थे। और मतलब ऐसा था कि उस गली में काफ़ी सुनसान नानी का रहता था, सब लोग अपने अपने घर में अंदर रहते थे। तो हम लोग क्या थे, हम लोग जब दोपहर में सब लोग घर पे सो जाते छुट्टियों में, हम लोग शोर मचाते थे। तो मेरा और उन बच्चों का इंट्रोडक्शन ऐसे ही हुआ। फिर हम लोग की बात होने लगी, हम लोग बात करते थे क्या खाया क्या नहीं खाया। कई बार तो ऐसा हुआ कि जिस लेडी के बारे में नानी बात कर रही थी, वो लेडी उनको आवाज़ देती थी और लेके चली जाती थी बच्चों को। बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मैं किसी घोस्ट से बात कर रहा हूँ या कुछ भी है। लेकिन नानी ने जब भी बताया 15 साल पहले कि इन लोगों ने आग लगा सुसाइड कर लिया था, तो वो तब मुझे फील हुआ कि वो आप उन्हें रियल बच्चा समझ रहे थे स्टोरी जानने से पहले। हाँ, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ऐसा कुछ लगा हो कि भूत थे या क्या था। लेकिन जब पता लगा तब तो डेफिनेटली, जब नानी मेरी बात। सर, मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे आप ट्रैवलर हैं, Yes. तो बेसिकली लोग ट्रैवलिंग करने से पहले अपनी पैकिंग करते हैं। हाँ। तो लाइक
आप लोगों में कुछ डिफरेंट है क्या, लाइक कि आप लोग अपने कैसे पैकिंग वगैरह करते हो? नहीं, पहले हम लोग आइटिनरी सेट करते हैं कि हमें कितने दिनों के लिए जाना है, और मेरा ट्रैवल पार्टनर जो मेरा भाई मोस्टली रहता है, तो बहुत हेक्टिक तो नहीं होता है। 2-3 दिन पहले हम लोग प्लान करते हैं और बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। मतलब ऐसा कभी नहीं लगा कि पैकिंग करने के लिए हमें टाइम देना पड़ रहा है या फिर चीज़ें कम पड़ जा रही हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब जैसे नॉर्मल वैसे ही। थैंक यू सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आप बताइए आपको कैसे लगा हमारे पॉडकास्ट में आके? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फील सो ब्लेस्ड टू हैव माई सेल्फ हियर, एंड मुझे चांस मिला मेरी स्टोरी शेयर करने का। और Thank you so much, sir, for coming. So, for more videos, do like, share, and comment and subscribe to our channel.